बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मशरिक़ में जो सियासी और अस्करी स्ट्रेटजिक तब्दीलियाँ आ रही हैं उनका सिलसिला जारी है और शाम की सूरत हाल दिन ब दिन अहम होती जा रही है। इसके अलावा ईरान को जो नुकसान पहुंचा है उसका सिलसिला भी रुकने में नहीं आ रहा। आपको याद होगा मैंने एक से ज़्यादा मरतबा बल्कि 2-3 से ज़्यादा मरतबा मैंने ये अपने प्रोग्रामों में कहा था कि शाम तो खैर उसका पत्ता तो सिरे से ही कट गया ईरान के खाते से और ईरान को बहुत नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से ईरान अब पीछे जाएगा, पीछे ही पीछे जाएगा। और साथ ही मैंने जो बात की थी, जो दो से ज़्यादा मरतबा मैंने ये बात की थी कि इराक़ भी ईरान के कंट्रोल में उस तरह से नहीं रहेगा जिस तरह अब तक था। पूरा कंट्रोल इराक़ पर तो कभी भी नहीं रहा ईरान का, लेकिन जितना भी कंट्रोल रहा वो भी अब खोता जा रहा है। इसके 2 ख़बरें मैं आपको सुना देता हूँ, बल्कि 3 ख़बरें सुना देता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इराक़ की हुकूमत ईरान के सामने झुकने से ना सिर्फ इनकार कर रही है बल्कि उसके सामने खड़ी हो गई है कि हम अपने फ़ैसले खुद करेंगे। और ये ख़बरें सुनाने से पहले मैं मुख्तसर तौर पर एक आध फ़िक्रे में ये बात बताऊँगा कि तकरीबन 60% शिया आबादी है, लेकिन उसमें से आधी शिया आबादी ईरान के सियासी एजेंडे की हामी है, आधी शिया आबादी ईरान के सियासी एजेंडे की मुखालिफ है। और वहाँ पार्लियामेंट है जिसमें कुर्दों के नुमाइंदे भी शामिल हैं, अरबों के नुमाइंदे भी शामिल हैं और दोनों शिया धड़ों के नुमाइंदे भी शामिल हैं। तो ईरान के लिए कोई फ़ैसला करना और उसे नाफज करना बहुत मुश्किल, नामुमकिन है। ईरान का जो दबाव था वो पार्लियामेंट के ज़रिए नहीं था, बल्कि वो मुख्तलिफ मिलिशियाओं की सूरत में था जो ईरान ने बहुत भारी सरमाए से वहाँ कायम की थी। हशदुश-शैबी सबसे बड़ी तंजीम गुरिल्लों की, जो शाम में भी कार्रवाइयाँ करती थी और जो अज़-ज़ैनबियून और अल-फ़ातिमियून को भी ट्रेन करती थी, उनके साथ तावन करती थी। तो अब क्या हुआ, 3 ख़बरें आप सुन लीजिए और फिर 3 ख़बरों के बाद तबसरे की ज़रूरत नहीं रहेगी कि ईरान के साथ इस खित्ते में क्या होने वाला है। उसकी तौसीअ पसंदाना जो प्लानिंग थी वो सारी की सारी गतरबूद हो चुकी है। पहली ख़बर ये है कि शाम से जो फ़ौजी, जब इनकलाब आया, ये हालिया हैत तहरीर शाम का की ज़ेर क़यादत जो इनकलाब आया, तो शाम के हज़ारों फ़ौजी भाग कर इराक़ चले गए थे। उनमें से 2000 वो थे जिन्होंने बाकायदा असाइलम तलब किया था इराक़ की हुकूमत से, और ईरान के कहने पर, ईरान के हुक्म पर मगरबी इराक़ में इन फ़ौजियों के लिए कैंप बनाए गए थे। और वो कई हज़ार फ़ौजी, 3 या 4 हज़ार फ़ौजी बताए जाते हैं, जो उन्होंने असाइलम तलब नहीं किया, वो बस स्नीक इन कर गए इराक़ में और मुख्तलिफ़ बस्तियों, शहरों, मकानों, महलों में वो कहीं ना कहीं चले गए अपने जानने वालों के पास, या पनाह गज़ीन के तौर पर, या जो भी है उनकी बारी भी आ जाएगी। तो इराक़ की हुकूमत ने वो फ़ौजी पकड़ कर, 2000 फ़ौजी पकड़ कर इनके हवाले कर दिए हैं शाम की हुकूमत के। ये एक बहुत ही बड़ा वाक़या है, क्योंकि ये 2000 फ़ौजी जो थे ये रूटीन के फ़ौजी नहीं थे। ये 4th ब्रिगेड यानी एलीट क्लास जो थी इस शामी फ़ौज की, जिसकी क़यादत बशार का भाई माहर अल असद कर रहा था, ये उस ब्रिगेड के रुकन थे, यानी नहायत ही आला और एलीट ब्रिगेड फ़ौज का, जो वहाँ पनाह गज़ीन हुआ, जिसने सियासी पनाह तलब की और ईरान ने इराक़ी हुकूमत पर दबाव डाला कि वो उनको कैंपों में रखे और इन्हें बचाए। उनको 2 रोज़ पहले पकड़ कर इराक़ की हुकूमत ने उनके हवाले कर दिया, शामी हुकूमत के, जो इस वक्त शाम में हुकूमत कर रही है। इस बात पर ईरान दुखी है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो इस पर एहतजाज भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस एहतजाज की बुनियाद कोई नहीं होगी। किसी दूसरे मुल्क के फ़ौजी किसी और मुल्क में चले जाए और वो मुल्क उसे वापस कर दे, तो इसमें ऐसी कोई मंतक नहीं है कि उस पर एहतजाज किया जाए या उसकी मजम्मत की जाए। दरूने खाना उसने अपना एहतजाज या नाराज़गी या इज़हार अफसोस इराक़ी हुकूमत तक पहुँचा दिया होगा। सरेआम वो इस बात की मजम्मत करने की ज़रूरत या गुंजाइश नहीं पाता। ये एक बहुत बड़ी नाकामी है। और दूसरी जो इससे भी बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि इराक़ी हुकूमत ने परसों बुलाया इनको, हशद शैबी वालों को, ये इनकी मिलिशिया की क़यादत को,
और कहा कि इसराइल पर हमले बंद कर दिए जाए, इराक की सरजमीन से इसराइल पर कोई हमला नहीं होगा। ज़ाहिर है ये भी ईरानी हुकूमत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, वो उसको बहुत सदमा पहुंचा होगा और ईरान इस पर मजम्मत करता है या नहीं करता, अभी तक तो उसने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। इसराइल पर हमलों से, इन मलेशिया वालों के हमलों से इसराइल का आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ, ना ही यमनियों के हौसियों के मिसाइलों से इसराइल को कोई नुकसान पहुंचा है। जो अगर नुकसान कोई एक आध मेज़ कुर्सी टूट गई या 2 4 5 आदमी जख्मी हो गए तो ज़ाहिर है ये नुकसान कोई नहीं। लेकिन इन हमलों का नुकसान मुसलमानों को क्या हो रहा है, वो ये है कि इसराइल इन वाक़यात को बुनियाद बनाकर फिर एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाता है पूरी दुनिया में कि हमारी सिक्योरिटी ख़तरे में है, हमारा वजूद ख़तरे में है, हमारे दुश्मन बहुत ज़्यादा है, हम जो कुछ कर रहे हैं मजबूरन कर रहे हैं। यानी हमने जो 2 लाख गज़ा वाले मार दिए हैं नहायत ज़ालिमाना तरीके से, तो दरअसल इस वजह से मारे हैं कि हम मजलूम हैं, हम दुखी हैं। और ये ईरान ने फ़लस्तीनी काज के साथ इतनी बड़ी दुश्मनी की है, इस तरह के ग्रोह प्रॉक्सीज़ को पाल कर, कि इसराइल भी इतनी दुश्मनी नहीं कर सकता। नुकसान बहुत हुआ मुसलमानों का इससे। इसराइल को एक मौका मिल गया मगरब में, अब वो तमाम यूरोप की और अमरीका, शुमाली अमरीका की जितनी भी हुकूमतें हैं, अमरीका हो गया, कनाडा हो गया, बरतानिया, जर्मनी, ये सारे, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे मुल्क कहते हैं कि इसराइल जो कुछ कर रहा है अपने हक़ के दिफा में कर रहा है। ये इतना बड़ा झूठ है और ज़ालिमाना झूठ है, बहुत बेरहमाना झूठ है, लेकिन इस झूठ की बुनियाद ईरान ने फराहम की है। और आपको याद है, आपके सामने है कि ईरान ने इसराइल पर जितने हमले किए हैं उनसे एक मक्खी भी नहीं मरी, लेकिन नुकसान बहुत हो गया। नुकसान इस तरह हो गया, ये मुसलमानों का नुकसान इस तरह हो गया कि हर तरफ ये बात फैल गई है कि अगर इसराइल अपना दिफा ना करे तो ये तो ईरान वाले तो उसे खा जाएंगे। भाई वो तो मक्खी नहीं मार सके, खा के आ जाएंगे, लेकिन उनको एक उज़र चाहिए, वो उज़र मिल जाता है। तो जनाब ये 2 बड़ी खबरें हो गई। यानी वो हशद शैबी को बता दिया गया कि अगर तुम हमले बंद नहीं करोगे तो फिर हमारी जो रियासती क़ुव्वत है वो हरकत में आएगी और हमें फिर कुर्दों की और अरबों की सपोर्ट भी हासिल होगी। चुनांचे हशद शैबी ने और दूसरी मिलिशियाओं ने, ईरान नवाज मिलिशियाओं ने उस मुआहदे पर कल दस्तखत कर दिए जिसके तहत अब इराक की सरजमीन से इसराइल पर कोई हमला नहीं होगा। ये इराक़ी हुकूमत की दूसरी बगावत थी। और तीसरी बगावत इससे भी बड़ी है जो होने वाली है, वो ये है कि इराक़ी हुकूमत ने असूली तौर पर फैसला कर लिया है कि हशद शैबी, जिसको वो पीपल्स मोबिलाइजेशन यूनिट्स कहते हैं या कमेटियाँ कहते हैं, क्या कहते हैं, उनको डिसबैंड कर दिया जाएगा और उन्हें इराक़ी फ़ौज में, उनका कुछ हिस्सा इराक़ी फ़ौज में शामिल किया जाएगा और कुछ हिस्सा फ्री कर दिया जाएगा कि भाई आप छाबड़ी लगाओ, रेडी लगाओ, क्लर्की करो, नौकरी करो, दुकान खोलो, जो मर्ज़ी करो। ये मलेशिया अब तुम नहीं रख सकते, ये मलेशिया पर पाबंदी लगने वाली है। उनमें से जो स्क्रूटनी होगी और जिनको वो इराक़ी हुकूमत समझेगी कि हाँ ये फ़ौज में शामिल होने के अहल हैं, तो उनको फ़ौज में शामिल कर लिया जाएगा, ज़्यादातर को फ्री कर दिया जाएगा और ये मलेशिया तोड़ दी जाएगी। वैसे इसका अमेरिका ने मुतालबा भी किया था, लेकिन जब अमेरिका ने मुतालबा किया था तो इराक़ी हुकूमत ने कहा था कि अमेरिका इस बारे में हमारे अंदरूनी अमूर पर मुदाखलत ना करे, ये फ़ैसला हम अपने मफाद में अपनी कौमी मुशावरत के साथ करेंगे। और कौमी मुशावरत के साथ उन्होंने असूली फ़ैसला कर लिया है। अब किसी दिन भी ये ऐलान सामने आ जाएगा कि ये कमेटियाँ तोड़ दी गई हैं। गोया कि इराक़ जो है मुकम्मल तौर पर एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन जाएगा, उसे ईरान की मिलिशियाओं से निजात मिल जाएगी। हाँ, हमदर्दी और जो एक फेवर होती है वो उस अक्सरियती धड़े के एक हिस्से की तरफ से उसे मिलती रहेगी और वो ठीक है, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। हर दुनिया पे हर आदमी को हक़ है कि वो अपने नज़रिए फ़िलासफ़ी के मुताबिक किसी मुल्क से हमदर्दी रखे, दोस्ती रखे, उससे तावन करे, बशर्ते कि अपने मुल्क के आइन को वो वायलेट ना करे, अपने मुल्क के मफादात की कीमत पर ना करे। पाकिस्तान में बेशुमार लोग हैं जो अपने अपने सोच और पसंद के मुताबिक सऊदी अरब के हामी हैं और उसके मफादात को आगे बढ़ाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो उनकी भी एक तादाद है जो ईरान के मफादात को आगे बढ़ाते हैं। ईरान के लिए वो, अगर वो सिर्फ एक ख़ास दायरे में रहें तो किसी को उस पर एतराज़ भी नहीं है,
एतराज़ तब होता है जब पाकिस्तानी मफादात की कीमत पर इन मुल्कों की एजेंटी पर आप उतर आए। तो अगर इराक़ में एक धड़ा चाहे वो 30% हो, चाहे वो 20% हो, चाहे कम हो, चाहे इससे ज़्यादा हो, अगर वो ईरान के साथ दोस्ताना जज्बात रखता है तो इसमें कोई अखलाकी, सियासी, अमली, कानूनी खराबी नहीं है। लेकिन मिलीशिया जो है, ईरान नवाज मिलीशिया, किसी मुल्क में किसी दूसरे मुल्क के लिए काम करने वाली मिलीशिया के वजूद कोई मुल्क भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इराक़ ने अब तक बर्दाश्त किया, अब वो इसको बर्दाश्त करने से इनकार कर रहा है। तो ये तो सूरत हाल होगी इराक़ और ईरान की। और शाम की सूरत हाल में इस्तेहकाम, बाकी पूरे मुल्क में इस्तेहकाम है, लेकिन शरारतें और शरपसंदियाँ दो जगह पर हो रही हैं। एक तो तुर्की जो कुर्दों को दबाने की कोशिश कर रहा है, जो ज़ाहिर है कि एक गैर अक़ली और गैर मनतकी सोच है, इसलिए कि कुर्दों को वो जो शाम में आज़ाद खुद मुख्तार इलाका बना चुके हैं, उनको आप कैसे कुचलेंगे? बमबारियाँ करके उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं, ख़त्म तो नहीं कर सकते। तो ये तुर्की की एक नाआक़िबत अंदेशाना पॉलिसी है जिसका दुनिया में कहीं भी खैर मकदम नहीं किया जा रहा। और जर्मनी ने तो बाकायदा तुर्की की हुकूमत को वार्निंग जारी कर दिया है कि वो ये कुर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों से बाज रहे। सिर्फ जर्मनी नहीं बल्कि अमेरिका ने भी अपने 1100-1200 फ़ौजी मज़ीद अपने शाम के उस इलाके में भिजवा दिए जो पहले ही से अमेरिका के कब्ज़े में है। ये इराक़ी बॉर्डर के साथ एक नीम दायरा की शक्ल में एक एरिया है, और उस एरिया में अमेरिका ये कहकर बैठा था कि यहाँ से दाइश का इलाका शुरू होता है तो हमने दाइश पर नज़र रखनी है। तो वहाँ मज़ीद 1100 फ़ौजी भिजवा दिए गए हैं। दाइश का तो बंदोबस्त वो वैसे ही करता रहता है, बमबारियाँ करता है जब भी वो सर उठाते हैं। लेकिन ये जो 1100 फ़ौजी मज़ीद भेजे हैं, दरअसल ये दाइश के लिए नहीं, ये तुर्की को वार्निंग है कि आपने कुर्दों के ख़िलाफ़ एक हद से आगे नहीं जाना। तीसरी तरफ दाइश के दहशतगर्द और शरपसंद और गैर इस्लामी अनासर, ये दाइश का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये शरपसंदों की जाहल और जालिम लोगों की एक पार्टी है। तो इन्होंने 3 दिन पहले हमा के इलाके में 25 दिसंबर के हवाले से जो क्रिसमस ट्री बन रहा था, एक बड़ा क्रिसमस ट्री, उसको तोड़ दिया और उसको आग भी लगा दी, उसकी बेहुरमती की। ज़ाहिर है किसी भी मज़हब के शायर पर आप हमला करेंगे तो वो गुस्सा होगा, इसका सदमा होगा। तो इस पर फिर वहाँ भी और दमिश्क में भी जहाँ जहाँ ईसाई आबादी मुकीम है वहाँ इन्होंने जुलूस निकाले इस वाक़े के ख़िलाफ़। और ये तंजीम जिसने ये काम किया उसने ख़ुद को अंसारुत तौहीद का नाम दिया है। अच्छा, ये इस तरह के जितने भी नाम हैं ना, ये बज़ाहिर तो बड़े अच्छे हैं नाम, तौहीद के मददगार, कितना अच्छा नाम है, लेकिन इनसे वो पता चल जाता है कि ये असल में दाइश की शाखें हैं और ये दाइशी के लोग थे जिन्होंने क्रिसमस ट्री गिराया है। शाम में ईसाइयों की एक मुनासिब आबादी है, 10% शामी शहरी ईसाई अक़ीदे से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका ताल्लुक़ ना तो रोमन कैथोलिक से है ना प्रोटेस्टेंट से है। ये हैं ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मज़हब जो है, इनके 3 चर्च हैं, एक मॉस्को का चर्च है रूस वाला, और एक ग्रीक चर्च है यूनान वाला, और तीसरा चर्च है अफ्रीकन। मिस्र के ईसाई भी उसी ऑर्थोडॉक्स ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, और कीनिया, एथियोपिया, जिसे हम हबशा भी कहते हैं, एबिसिनिया, वहाँ सोमालिया, कीनिया, इन मुल्कों में मशरक़ी अफ्रीका के और शमाल मशरक़ी अफ्रीका के जो ये 6-7 मुल्क मैंने नाम गिनवाए, मिस्र, सूडान, सोमालिया, एथियोपिया और जो मुल्का ममालिक है, इन ममालिक में जो ईसाई हैं, ये कहा जाता है कि ये सबसे कदीम ऑर्थोडॉक्स चर्च है, सबसे कदीम। यानी मॉस्को का ऑर्थोडॉक्स भी बाद में आया और इससे पहले यूनान का आया, लेकिन यूनान से भी पहले जो ऑर्थोडॉक्स था वो ये अफ्रीकन का था, और यही ये ऑर्थोडॉक्स जो है वो शाम में भी है। तो ये 10% आबादी है, और ये इस हालिया खाना जंगी में जो 2011 से शुरू हुई गैर जानबदार रही है। इन्होंने मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, न ही तहरीक आज़ादी वालों ने इनको नुकसान पहुँचाया। इन पर अगर 1-2 हमले हुए हैं तो वो दाइश ने किए थे, जिन्होंने एक मरतबा इनका एक पूरा गांव यरगमाल बना लिया था। तो ये दाइश है जो ईसाइयों को तंग कर रही है। ये फिर ये याद करा दूँ कि शाम की जो डेमोग्राफी है उसके बारे में हमारे मुल्क के अंदर बहुत कम मालूमात हैं। बहुत सारे लोग ये समझते रहे कि शाम अहले तशय्यो का मुल्क है। अहले तशय्यो शाम में 3% थे खाना जंगी से पहले, अब उनकी तादाद कम हो गई है।
और भी कम होगी। कितने हो गए, 2% हो गए, 1.5% हो गए, ये पता नहीं, लेकिन बहरहाल कम हुई है। इसलिए कि जब खाना जंगी छिड़ी तो जो अहले तशय्युअ थे उनकी एक तादाद इराक चली गई और एक तादाद लबनान चली गई, पनाह गज़ीन होगी, वहाँ जाकर सेटल होगी, बाकायदा सेटल। तो अब तो मेरे ख्याल में शाम के अंदर 2% शिया होंगे। ईरान जिस हुकूमत की हमायत कर रहा था वो शिया हुकूमत नहीं थी, वो थी नुसैरियों की हुकूमत। नुसैरी भी 10% है, 10% नुसैरी और 10% ईसाई और 1% या 2% द्रूजी, तो ये बन गए 22%। तो 78% या 77% अहले सुन्नत यानी सुन्नी मसलक के लोग शाम में आबाद हैं, और गैर मुस्लिम जो हैं वो गोया के 21-22% हैं, और 2% उनमें शिया हैं। मुसलमानों में यानी 78% सुन्नी और 2% शिया कह लें। तो बाकी जो आबादी जो है गैर मुस्लिम है। और जंग जो है वो ईसाइयों से नहीं है, वो द्रूजियों से भी नहीं है। द्रूजियों का जो शामी द्रूजियों का जो लीडर है उनके कल्ट का, फ़िरके का, क्या नाम था, मुझे नाम याद नहीं रहा, जंबलात साहब कल मिले हैं। है तो तहरीर शाम के रहनुमाओं से और हुकूमत के वफद से उनके मुज़ाकरात नहीं हुए, खैर सगाली मुलाकात हुई है, और उन्होंने यकीन दिलाया है। अबू शरा, जो अबू मोहम्मद जुलानी का जो असल नाम है मोहम्मद शरा, उससे मिले हैं और उनको खैर सगाली का यकीन दिलाया, और उन्होंने भी यकीन दिलाया कि द्रूजियों के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। और वाक़तन द्रूजियों ने इस खाना जंगी में ख़ुद को गैर जानबदार रखा, ना मुसलमानों का साथ दिया ना नुसैरियों का साथ दिया। तो मजमूई तौर पर ये कुर्द इलाके को छोड़कर, या ये हरकत तौहीद, ये क्या नाम है इसका, अंसार तौहीद वगैरह की इस तरह की फितना साज जमातों को छोड़कर, चंद वाक़यात को छोड़कर, ओवरऑल पूरे शाम में इदलीब और इलिप्पो से लेकर हमा और हम्स तक, और वहाँ से दमिश्क तक, और दमिश्क से नीचे अद्दरा तक, तमाम शाम जो है वहाँ अमन है, इस्तेहकाम है, और एक सुकून है, और खुशी की एक फ़ज़ा है। और बैरून मुल्क शामियों के जो काफ़िले थे अब वो अपने वतन वापस आना शुरू हो गए हैं। तकरीबन 1 करोड़ शामी मुल्क से बाहर हैं। 3 करोड़ की आबादी में ईरान वालों ने 1 करोड़ को बाहर निकाल दिया, और 1 करोड़ जो हैं वो थे जो यानी इदलीब और तुर्की के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में पनाह गज़ीन हो गए थे, यानी शाम से वो भी निकल गए थे। 3 करोड़ की आबादी में से 2 करोड़ आबादी को महाजर कर दिया। आबादी 3 करोड़ नहीं है, 3 करोड़ से कम है, 2.5 करोड़ है। 2.5 करोड़ में से 2 करोड़ को ईरान ने निकाल कर बाहर फेंक दिया। ये था वो शाम का मंजरनामा जो पिछले 20 वर्ष जारी रहा। अब जगह जगह से इज्तिमाई कब्रें निकल रही हैं, एक कब्रिस्तान निकल रहे हैं, एक इज्तिमाई कब्रिस्तान से 10-10 हज़ार लाशें बरामद हो रही हैं। एक हस्पताल से पता चला कि वहाँ 13,000 अफराद को कत्ल किया गया हस्पताल के अंदर। एक जेल के अंदर भी कुछ 10-12 हज़ार अफराद को कत्ल किया गया। हस्पतालों से लाशें निकल रही हैं, जेलों से निकल रही हैं, इज्तिमाई कब्रिस्तानों से निकल रही हैं। तो बहुत सारे दर्दनाक वाक़यात सामने आ रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि शाम का वो अलमनाक तरीन दौर जो था वो अब ख़त्म हो गया है। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।